हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं वीडियो की जो प्रीवियस वीडियो जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। देखिए वीडियो के बीच में ही एक क्या होता है, आई बटन आता है। तो इस आई बटन से आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो होते हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि हमने इससे पहले की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, उसके बारे में हम अच्छे से सीख सकते हैं और आप उसको अपना फ़ायदा उठा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखकर। देखिए पहले के वीडियो के बारे में। अब दूसरी बात यह है कि हमारे वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट जो पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए, उसे समझने के लिए आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन के बारे में देख सकते हो। इसके अलावा जैसे आप सब्सक्राइब जब करते हो तो उसमें सारे जो वीडियो हैं वो जिस बायोलॉजी के वीडियो सारे एक जगह मिल जाएंगे, आपको फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग सारे जो कैटेगरी वाइज है उसको अलग कर रखा है हमने। अब आप बात करते हैं यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि द्विनिषेचन के बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे भ्रूणपोष। तो जो भ्रूणपोष होता है उसका परिवर्धन, देखो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे हुआ है। द्विफर्टिलाइजेशन के दौरान एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। फिर हमने कहा कि भ्रूणपोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के में से हमने 2 प्रकार के भ्रूणपोष हमने पढ़ लिया है। हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो भ्रूणपोष है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2 प्रकार के भ्रूणपोष कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसका उदाहरण था क्या था, नारियल का जो पानी, नारियल के अंदर जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसका गेमोपेटली जो वर्ग है, गेमोपेटली वर्ग के जो सदस्य हैं वेरबैस्कम, उस पादप के अंदर इस प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे हेलोबियल। तो देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पे हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट होता है यहाँ पे हेलोबियल भ्रूणपोष। अब देखो सुनो यहाँ पे ध्यान से, जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है। अच्छा, इससे पहले हमने 2 प्रकार के भ्रूणपोष पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा केंद्रकीय और एक पढ़ा है कोशिकीय। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि हेलोबियल भ्रूणपोष जो होते हैं उसमें केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मिला जुला रूप होता है। कौन सा? हेलोबियल भ्रूणपोष। इसके अंदर क्या होता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाएगा। एक तो निभाग की ओर केंद्रक बनाएगा और एक क्या होता है, बीजांड द्वार की ओर। जो निभाग की ओर स्थित केंद्रक होते हैं उनमें मुक्त केंद्र की विभाजन के द्वारा बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होगा, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। जबकि दूसरा जो केंद्रक था उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। तो देखो केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो रहा है एक में तो, और एक में केंद्र विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो दोनों प्रकार का, केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार का क्या हो गया, इसके अंदर मिला जुला रूप हो गया, केंद्रकीय और कोशिकीय, इसलिए इसको नाम दिया गया है हेलोबियल। ये एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल कुल के अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अब समझिए आप, सबसे पहले क्या बताया गया है कि देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि समझो कि जैसे हमारे पास यहां पर देखिए यहां पर केंद्रक है वो विभाजित होगा और 2 केंद्रक बनाएगा। 2 केंद्रक में से जो एक केंद्रक होता है वो तो क्या काम करेगा, एक तरीके से लगातार विभाजन करेगा। तो निभाग की ओर स्थित जो केंद्रक होता है वो लगातार विभाजन करता है और लगातार विभाजन करके मुक्त केंद्रक यानी बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, जबकि बीच में रिक्तिका बन जाएगी। जबकि जो बीजांड द्वार की ओर स्थित जो केंद्रक होते हैं इसमें केंद्रक के साथ साथ किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है।
तो ये तो क्या हो गया, कोशिकीय, और ये क्या हो गया, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये दोनों का मिला जुला रूप हो गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हेलोबियल। देखिए समझो, इस प्रकार के भ्रूणपोष में, इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप पाया जाता है, मिला जुला रूप पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजित होकर, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। दो केंद्रक बनाएगा, एक तो किधर रहेगा, बीजांड द्वार की ओर, और एक किधर रहेगा, निभाग की ओर। निभाग की ओर स्थित, निभाग की ओर स्थित, निभाग की ओर स्थित केंद्रक, निभाग की ओर स्थित केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन, मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। दूसरा है बीजांड द्वार की ओर बीजांड द्वार की ओर स्थित केंद्रक में, बीजांड द्वार की ओर स्थित केंद्रक में, बीजांड द्वार की ओर स्थित केंद्रक में, जो बीजांड द्वार की ओर है, केंद्रक में विभाजन के साथ साथ, इधर इसको मिटा देता हूं, इधर बता देता हूं, केंद्रक में विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल बता देते हैं, एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल कुल। एग्जाम्पल है, एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल कुल में, एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल कुल में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये थी बात हमारे पास। सबसे पहले कि यहां पर जो देखो, समझो कि आप ये भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष हो गया हेलोबियल, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, उसका केंद्रक विभाजित होगा। और कितने केंद्रक बनाएगा? दो। इसमें एक तो क्या होगा, बीजांड द्वार की ओर, एक केंद्र होगा निभाग की ओर।
जो निवाहकी और स्थित केंद्रक होगा उसका उसके अंदर तो कैसा विभाजन होगा, मुक्त केंद्र की विभाजन, जबकि बीजांड द्वार की और स्थित केंद्रक है उसमें विभाजन के साथ साथ किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का। तो दोनों का मिला जुला रूप हो गया, केंद्रकीय और कोशिकीय। एग्जाम्पल क्या बताया गया कि एक बीजपत्री पादप जो है उसके हेलोबियल कुल में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये थी बात हमारे पास हेलोबियल भ्रूणपोष, जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भ्रूणपोष जो होता है, उस भ्रूणपोष के कार्य पढ़ेंगे हम। भ्रूणपोष के कार्य कि भ्रूणपोष क्या काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम भ्रूणपोष के कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया भ्रूणपोष के कार्य। देखिए छोटा सा कार्य है, छोटा सा पॉइंट है, फिर आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। भ्रूणपोष के कार्य, सीधी सी बात नाम से पता चल रहा है, भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का। देखिए होता क्या है कि जो भ्रूणपोष होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह ये संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, यानी खाद्य पदार्थ संचित होता है। तो जो विकासशील भ्रूण या परिवर्धित जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, भ्रूणपोष। ठीक है, बस इतना सा कार्य होगा। देखिए भ्रूणपोष में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आदि संचित होता है, आदि संचित होता है। अतः यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान भ्रूणपोष में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि संचित होता है। अतः यह विकासशील भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से क्या, भ्रूणपोष के कार्य। समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है कि भ्रूणपोष में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है ये संचित होते हैं, यानी एक तरीके से फूड जो है वो क्या है, संचित है। ठीक है, फूड संचित है यानी फूड जो है वो स्टोरेज है, इसके अंदर फूड इसके अंदर स्टोरेज होगा। तो ये क्या होगा, जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ये थी बात हमारे पास भ्रूणपोष के कार्य। अब इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास कि भ्रूण जो है उसका परिवर्धन, एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट कैसा होगा वो हम पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, भ्रूण का परिवर्धन। ये मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। एक मिनट स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम यहाँ पे भ्रूण का परिवर्धन। हमारे पास जो पॉइंट है भ्रूण परिवर्धन या भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन क्या होता है? देखिए, भ्रूण परिवर्तन क्या होगा कि भ्रूण जो है उसका एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम। जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, उसका निर्माण हुआ था, द्विगुणित युग्मनज। इस द्विगुणित युग्मनज से क्या बनेगा? पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। तो उसका निर्माण यानी उसका परिवर्धन कैसे होगा उसके बारे में हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एम्ब्रियो है उसका परिवर्धन जो होता है वो कहाँ पे होता है? भ्रूण कोश में। देखिए एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, या फिर सीधी सी बात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बीजांड वगैरह है उसके अंदर इस सारी संरचना या ओवरी जो है उसके अंदर इसका विकास होगा भ्रूण का। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, देखिए कि भ्रूण कोश जो है उसमें एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनाता, और उसके अंदर फिर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होगा वो देखिए। भ्रूण के परिवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन, भ्रूण के परिवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला वर्सा, जो अपन ने बात करेंगे यहाँ पे, यानी एक प्लांट है, यानी कैप्सेला वर्सा नामक जो प्लांट है उसके अंदर इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन सा प्लांट है, भ्रूण परिवर्धन हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक है उसके अंदर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसका परिवर्धन है इसका अध्ययन, यानी भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कौन से कुल के? क्रूसीफेरी कुल के कैप्सेला वर्सा नामक पादप में जो भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया। देखिए हेंस्टीन एक वैज्ञानिक है, इसने क्रूसीफेरी कुल के कैप्सेला वर्सा नामक पादप में भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया। अच्छा, ये तो थी इंट्रोडक्शन के बारे में बात। अब क्या होता है, कुछ बात बताता हूं मैं, पहले सुनो आप। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो युग्मनज है, जाइगोट का निर्माण कहां पे हुआ है भाई? भ्रूण कोश में। एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका या मादा युग्मक कह सकते हैं, इनके संलयन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। तो युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो युग्मनज है, इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक तो ऊपर की ओर शीर्षस्थ कोशिका और एक नीचे की ओर आधारीय कोशिका। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो तो निभाग की ओर, और जो आधारीय कोशिका है वो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। अच्छा, बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले युग्मनज है, इस युग्मनज में क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो कितनी कोशिका बनी? दो। कौन सी कोशिका बनी? एक तो ऊपर की ओर जो कोशिका थी उसको क्या नाम दिया गया है? शीर्षस्थ कोशिका। और जो नीचे की ओर जो कोशिका है उसे क्या नाम दिया गया है? आधारीय कोशिका। समझ में आ रही बात? जो शीर्षस्थ कोशिका है वो किधर स्थित होती है? बीजांड द्वार की ओर। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करें यहाँ पे भ्रूण के परिवर्धन की। तो भ्रूण के परिवर्धन में कुछ डायग्राम्स से रिलेटेड बातें हैं, वो हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कोशिका है और ये एक कोशिका किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे जाइगोट को रिप्रेजेंट कर रही है युग्मनज। इस युग्मनज में सबसे पहले विभाजन होता है और इस युग्मनज में विभाजन होता है और कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं। ये लीजिए 2 कोशिका हमने बना दी। एक कोशिका जो शीर्ष की ओर स्थित होती है उसको तो नाम दे दिया गया शीर्षस्थ कोशिका, और ये जो है उसको नाम दिया है आधारीय कोशिका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो शीर्षस्थ कोशिका है वो तो निभाग की ओर, और जो आधारीय कोशिका है वो किधर स्थित है, बीजांड द्वार की ओर। ये तो कहां पे स्थित है, शीर्षस्थ कोशिका कहां पे स्थित है, शीर्षस्थ कोशिका जो स्थित होगी वो निभाग की ओर और ये बीजांड द्वार की ओर। लिखना नहीं हो, समझ में आना चाहिए आपको। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो कोशिका है, जो आधारीय कोशिका होती है, इस आधारीय कोशिका में तो कैसा विभाजन, देखिए आधारीय कोशिका में तो अनुप्रस्थ और शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य। देखिए जैसे हम बात करें ये हमारे पास, देखिए मैंने क्या बताया वो समझने की कोशिश कीजिए आप। आधारीय कोशिका में तो अनुप्रस्थ और शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। अब देखिए कि जो शीर्षस्थ कोशिका होती है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं। इसमें फिर विभाजन होगा, देखते जाइए आप। जैसे देखिए जिससे हमारे पास 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब जो शीर्षस्थ कोशिकाएं थी 4 कोशिकाएं, देखो 4 कोशिकाओं का समूह है, चतुष्टांग है, 4 चतुष्टांग बनेगा। इन 4 कोशिकाओं में परिणत विभाजन के द्वारा 8 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये 8 कोशिकाएं कैसे बनेगी वो देखिए आप। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि आधारी कोशिका में विभाजन बाद में होगा। यहां पर कितनी कोशिकाएं बन गई, 8 कोशिकाएं। ये कैसे बन गई 8 कोशिकाएं वो बताते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 कोशिकाओं के अष्टांग का निर्माण हो गया। अब ये 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा 8 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण करेगी। देखिए कि जो 8 कोशिकाओं की जो बाहरी परत है वो तो भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है
उसकी बाह्य त्वचा यानी जो 8 कोशिकाओं की जो सतह है उसे यानी बाह्य त्वचा जन या डर्मेटोजन कहा गया है। और जो अंदर की ओर 8 जो बाह्य त्वचा जन है वो भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करेंगे। और अंदर की ओर 8 कोशिकाएं जो है वो देखिए, जैसे अपन बात करें बीजपत्राधार, प्राक विभजोतक, और अपन बात करते हैं यहाँ पे यानी विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है, प्रांकुर वगैरह है, उसका निर्माण करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहां तक जो बताया है उसको एक बार वापस बताता हूं। मैं लिख रहा नहीं हूं आज, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले युग्मनज है। युग्मनज की जो है कोशिका है वो विभाजित हुई। कौन सा विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन जैसे ये ऐसे विभाजन हुआ। और कितनी कोशिकाएं बनी? 2 कोशिकाएं, शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारी कोशिका। अब आधारी कोशिका को छोड़ो एक बार, शीर्षस्थ कोशिका जो है वो निभाग की ओर, आधारी कोशिका जांडवार की ओर। शीर्षस्थ कोशिका में तो कौन सा है? अनुदैर्घ्य, और इसमें अनुप्रस्थ विभाजन से यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कोशिका बन गई। अब यहाँ पर जो ये शीर्षस्थ कोशिका जो थी इसमें वापस से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन से 4 कोशिकाओं का समूह चतुष्टांश, और फिर इनमें परिणत विभाजन के द्वारा 8 कोशिकीय समूह अष्टांग का निर्माण होता है। अब ये जो अष्टांग जो होता है, अष्टांशक या अष्टांक जो है, इसमें वापस से विभाजन हुआ, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन से कितनी कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है? देखिए, यहां पर 8 कोशिकीय 2 और 8 कोशिकीय परत बनती है। देखिए, जो अष्टांशक है, अष्टांशक ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अष्टांशक, अष्टांशक को बता रहा है। अष्टांशक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये अष्टांशक जो है इस अष्टांशक में कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन। परिणत विभाजन, इस परिणत विभाजन से 8 कोशिकाओं 8 कोशिकाओं की एक परत, 8 कोशिकाओं की एक परत बनेगी, जिसे क्या नाम दिया जाएगा? जो क्या काम करेगी? भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। और जो दूसरी देखो 8 कोशिकीय 2 परत बनेगी, एक तो अंदर की और एक बाहर की ओर। एक तो अंदर की ओर, जो बाहर की ओर 8 कोशिकीय परत होगी वो तो भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, जबकि अंदर की ओर स्थित 8 कोशिकीय परत है वो बीजपत्राधार, बीजपत्र और उसके जो भ्रूण उत्तक होते हैं, प्राक विभजोतक है, उसका निर्माण करेंगी। तो देखिए, 8 अष्टांशक है, उसमें परिणत विभाजन हुआ, 8 कोशिकाओं की एक परत यानी बाहर की ओर एक परत, बाहर की ओर बनती है, बाहर की ओर बनेगी। तो जो बाहर की ओर बनेगी वो तो क्या कार्य करेगी? एक तरीके से भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। और अंदर की ओर, ये तो बाहर की ओर हो गई, और दूसरा है अंदर की ओर बनी 8 कोशिकीय परत किसका निर्माण करती है? बीजपत्राधार, प्राक विभजोतक, बीजपत्र, भ्रूण उत्तक का निर्माण करेंगी। देखो, समझ में आना चाहिए, यहां से फिर विभाजन होगा। अब
ये तो थी बात हमारे पास इसके बारे में। होता क्या है कि जो आधारीय कोशिका है वो विभाजित होकर यानी अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 7 से 10 कोशिकीय परत का निर्माण करेगी। 7 से 10 कोशिकीय परत का निर्माण करती है। इसकी सबसे अंतिम कोशिका फूल जाती है और किसका निर्माण करेगी? चुष्कांग का, जो एक तरीके से भ्रूण पोष्य पोषक पदार्थों को चूसने का यानी अवशोषण करने का कार्य करती है। इसको मिटा देता हूं मैं, फिर आगे बताता हूं। देखिए, ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब एक बात और बताते हैं। देखिए, प्रारंभ में जो भ्रूण होता है, जब उसका परिवर्तन होता है, तो प्रारंभ में जो भ्रूण होता है वो पहले तो गोलाकार, फिर हृदयाकार, और फिर क्या होता है, एक तरीके से पहले तो गोलाकार हो गया, फिर हृदयाकार हो जाएगा, और हृदयाकार होने के पश्चात ये दो बीज पत्रों के अंदर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। इसमें दो बीज पत्र जो है, दो खांचनुमा संरचना बन जाएगी जो दो बीज पत्र बनाती है। इस खांचनुमा संरचना के खांचनुमा भाग के ऊपर ही क्या स्थित होता है? परांकुर। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे, ये युग्मनज हो गया और युग्मनज के बाद में अष्टांशक बन गया। अष्टांशक के बाद में देखिए यहां पर कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास डायग्राम जो होगा, प्रारंभ में जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है? गोलाकार। प्रारंभ में जो भ्रूण होगा वो गोलाकार होता है। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रारंभ में जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा? गोलाकार। अब ये किसमें डिवाइड हो जाएगा? दो बीज पत्र बनाएगा। ये हृदयाकार की स्ट्रक्चर ले लेगा, हृदय के आकार की। स्टूडेंट्स, अष्टांशक में मैंने बताया आपको कि अष्टांशक में 8 कोशिकीय समूह, 8 कोशिकीय परतें बनेगी। बाहर की ओर की जो कोशिकीय परतें हैं वो बाह्य त्वचाजन, और अंदर की ओर जो कोशिकीय परतें हैं वो 3 चीजों का निर्माण करती है। एक तो प्राक विभ्योतक, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है जो आंतरिक पार्ट है वो एक बीज पत्राधार और भरण विभ्योतक का निर्माण करती है, यानी भरण उत्तक का निर्माण करेगी बीज पत्राधार का। अब देखिए, प्रारंभ में जो भ्रूण होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? गोल। फिर कैसी होगी? हार्ट शेप यानी हृदयाकार, और उसके बाद में ये दो बीज पत्रों में डिवाइड हो जाएगा। 2 बीज पत्र जो होते हैं उसके खांच वाले पार्ट में यहां पर क्या स्थित होता है? परांकुर चोल स्थित होता है।
देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कि प्रारंभ में जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा, गोल। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे आधारीय कोशिका की। अब आधारीय कोशिका विभाजित होगी, आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा और आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिका बनेगी, 7 से 10 कोशिकीय संरचनाएं बनती है। और 7 से 10 कोशिकीय संरचना में सबसे जो लास्ट वाली जो कोशिका होती है वो यानी अंतिम कोशिका जो होती है वो फूल जाती है, फूल कर विशेष संरचना का निर्माण करती है जिसे चुष्कांग कहते हैं। ये जो चुष्कांग है वो क्या काम करेगा, भ्रूण कोश से पोषक पदार्थों को चूसने का काम करेगा। देखिए हम यहाँ पर डायग्राम में हमने सीखा है कि प्रारंभ में जब युग्मनज का विभाजन हुआ तो प्रारंभ में जो भ्रूण बना है वो कैसा बना है, गोल। यहाँ पर ये गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद में कैसी शेप में चेंज हो गया, हार्ट शेप में, और उसके बाद में 2 बीजपत्र का निर्माण होता है। अब आपको बताते हैं कि जो भ्रूण है यहाँ पर जो बीजपत्र है वो 2 बीजपत्रों का निर्माण होता है। इन 2 बीजपत्रों के खांच वाले भाग के ऊपर परांकुर चोल। और एक और बात बताते हैं आपको कि जो निलंबक नामक संरचना जो बनी है, देखिए आधारीय कोशिका जो है वो 7 से 10 कोशिकीय संरचना का निर्माण करती है। इस संरचना को नाम दिया गया है निलंबक। और निलंबक की अंतिम कोशिका जो है वो किसका निर्माण कर रही है, चुष्कांग का। तो निलंबक जो है इसकी शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वो होती है अधःस्फीतिका, जो मूलांकुर के साथ मिलकर मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करती है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है वो तो परांकुर चोल, और यहां पर क्या होता है, मूलांकुर शीर्ष पाया जाता है। तो भ्रूण के जर्मिनेशन के समय, यानी भ्रूण के जब जर्मिनेशन होता है, जब उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो परांकुर चोल से तो पर्रों का, और मूलांकुर चोल से जो मूलांकुर शीर्ष है उससे मूल का निर्माण होता है। परांकुर चोल का मतलब समझ में आना चाहिए, जो परांकुर है उस परांकुर से तो किसका निर्माण होगा, पर्रों का निर्माण होगा। और जो मूलांकुर होगा उस मूलांकुर से किसका निर्माण होगा, मूल का, यानी जड़ों का निर्माण होगा। तो ये थी बात हमारे पास भ्रूण का परिवर्तन से ये ज्ञान।